Friend, this is Pankaj Dhiman. I hope you are all well at home. We are studying the subject jurisprudence, in which today we are going to discuss the imperative theory of law propounded by the Austin. तो आज जो थ्योरी को पढ़ेंगे वो है इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ, जिसको हम ऑस्टिन लॉ थ्योरी भी बोलते हैं, इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी बोलते हैं, या फिर एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भी बोलते हैं। इम्पेरेटिव का मतलब होता है आदेश। तो ऑस्टिन के अकॉर्डिंग लॉ क्या है? एक आदेश है जो हर किसी को मानना ही पड़ता है। ठीक है। इसके अलावा इसको ऑस्टिन लॉ थ्योरी भी बोला जाता है, एनालिटिकल लॉ स्कूल भी बोला जाता है। एनालिटिकल स्कूल इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे लॉ का विश्लेषण जो है, एक एनालिसिस जो है ऑस्टिन ने यहाँ पे किया हुआ है, तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? जूरिस्प्रूडेंस। जूरिस्प्रूडेंस में हम पढ़ रहे हैं कि लॉ की फॉर्मेशन कैसे हुई, लॉ का डेवलपमेंट कैसे हुआ, लॉ बेसिकली है क्या। तो ऑस्टिन ने अपने एक स्कूल में, अपने थ्योरी में बताया है कि लॉ क्या है। इसके बाद आप रूसो पाउंड की थ्योरी पढ़ेंगे जिसने उसने बताया है कि लॉ क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो सोशियोलॉजी स्कूल ऑफ लॉ है, सोसाइटी से लॉ आया है, ये सोचता है कि राजा से लॉ आया है। और इसी तरीके से आप हिस्टोरिकल थ्योरी पढ़ेंगे जहाँ से ये लगता है कि लॉ जो है हिस्ट्री से आया है। तो हर एक जो ज्यूरिस्ट है वो अपने तरीके से लॉ को डिफाइन करता है, उसकी डेवलपमेंट को बताता है। तो इसी सीरीज़ में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन लॉ क्या है और ये कैसे आया है और कैसे बना है, इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन को आपको अलग अलग एंगल से पूछा जा सकता है। इसको इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है, प्रोपाउंडेड बाय द ऑस्टिन। इसको एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ भी बोला जा सकता है, और इसको जो है पॉजिटिव लॉ स्कूल भी बोला जा सकता है, क्योंकि ऑस्टिन पहले ही लॉ को क्या एक पॉजिटिव लॉ मानता है। तो ये आपके पास क्वेश्चन को अलग अलग तरीके आने से तरीका है, क्वेश्चन सेम है। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। ऑस्टिन वॉज अ स्टूडेंट ऑफ बेंथम। तो ऑस्टिन, ये आपको पहले पता है ऑस्टिन किसका स्टूडेंट था? बेंथम का। द फेमस जूरिस्ट ऑफ इंग्लैंड जॉन ऑस्टिन इज कंसिडर्ड टू बी द लीडर इन द कंटेंट ऑफ द स्टेट। और ये जो जूरिस्ट है ऑस्टिन, ये बहुत फेमस है और स्टेट को डिस्क्राइब करने में ये सबसे प्रोमिनेंट जो है, सबसे लीडर जो है इसमें माना जाता है। हिज पीरियड वॉज फ्रॉम 1790 टू 1859 AD है, ये यहाँ तक इनका लाइफ है। ही मेड अ रेलिवेंट अटेम्प्ट टू प्रोवाइड प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ लॉ बाय द फॉलोइंग एनालिटिकल अप्रोच। इन्होंने जो है लॉ को प्रैक्टिकल फॉर्म में डिफाइन करने की कोशिश की है। जो भी इन्होंने इंग्लैंड में देखा उसी तरीके से इन्होंने लॉ को डिफाइन करने की कोशिश की, क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्र चलता था और वहाँ पे जो राजा जो होता था, जो आदेश देता था, वही लॉ बन जाता था। इसलिए इसकी थ्योरी में आप देखेंगे कि ये बोल रहा है कि सॉवरन जो है, राजा है, वही जो है लॉ होता है। According to him, the law is the collection of such rules which one prudent man frames for the guideline of another prudent man over whom he has the sovereignty. तो उसके अकॉर्डिंग लॉ क्या है कि ऐसे रूल्स हैं जो कि एक सभ्य इंसान जो है दूसरे सभ्य इंसान के लिए बनाता है। ठीक है जी। ऑस्टिन वाइल डिफाइनिंग द पॉजिटिव लॉ सेट दैट, तो पॉजिटिव लॉ को जो वो डिफाइन करता है तो क्या बोलता है? दिस लॉ इज अ ग्रुप ऑफ सच ऑर्डर्स विच अ सॉवरन इन एनी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी फ्रेम्स टू डिटरमिन द बिहेवियर ऑफ द पब्लिक। तो ये लॉ को कैसे, लॉ को क्या बोलता है कि ऐसे ऑर्डर हैं जो कि सॉवरन देता है। कहाँ पे देता है? जहाँ पे इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी होती है, मतलब एक स्टेट होती है जहाँ पे राजा होता है। जरूरी नहीं है वो राजा ही हो, अलग अलग तरीके के सिस्टम हो सकते हैं। वहाँ पे लोकतंत्र भी हो सकता है, तो वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होगा। अगर वहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पे प्रेसिडेंट होगा। अगर वहाँ पे मोनार्ची सिस्टम है तो वो क्या होगा? मोनार्च होगा, राजा होगा या सॉवरन होगा। ये कोई भी जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल सोसाइटी में जो सॉवरन है वो जो भी ऑर्डर देता है, वो उसके ऑर्डर के थ्रू जो है पब्लिक का बिहेव जो कंट्रोल किया जाता है। तो लोगों को कंट्रोल कैसे करेंगे? लॉ बना के। अगर आप मान लीजिए मोटर व्हीकल एक्ट ना होता तो लोग सड़क पे कैसे चलते? ना कोई लाइसेंस लेता, ऐसे ही चलता, कितने एक्सीडेंट हो जाते। ट्रैफिक रूल्स कोई भी फॉलो नहीं करता, किसी को बेसिक गाइडलाइन का पता ही नहीं होता। इसलिए ये किसके लिए बनाया गया? लोगों के लिए, पब्लिक के लिए बनाया गया, ताकि उनका जो बिहेव है उसको कंट्रोल कीजिए। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्यों बनाया गया? ताकि अगर कॉन्ट्रैक्ट को कोई तोड़ता है तो उसको फिर उसके लिए लाइबल बनाया जाए। तो कोई भी एक्ट बनता है लोगों के बिहेव को कंट्रोल करने के लिए ही बनता है, यही जो है ऑस्टिन भी बोलता है। आई होप आपको क्लियर होगा। दस द ऑस्टिन गिव्स द डेफिनेशन ऑफ लॉ एज द लॉ इज द कमांड ऑफ द सॉवरन। इसलिए डेफिनेशन जो ऑस्टिन की वो क्या बोलता है? लॉ क्या है? सॉवरन की कमांड है, राजा का क्या है? आदेश है। तो दिस डेफिनेशन शोज दैट द लॉ इज डिफरेंट फ्रॉम द जस्टिस। इसी डेफिनेशन से पता चलता है कि ऑस्टिन जो है लॉ को जस्टिस से अलग मानता है।
कानून को वो न्याय से अलग मानता है। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि वो बोलता है जो राजा ने बोल दिया वही कानून है। तो राजा कई बार हो सकता है किसी कानून के थ्रू कुछ ऐसी बात बोले जो कुछ लोगों के लिए ठीक हो भी सकती है या नहीं भी ठीक हो सकती है। जैसे मान लीजिए अगर किसी भी स्टेट में अल्कोहल पे बैन लगा देती है सरकार, तो फिर उसका कुछ लोगों पे तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा जो कि शराब ज़्यादा पीते थे, अब उनको शराब उनके लिए उनके घर वालों के लिए ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो ओकेजनली शराब पीते थे और उनकी हेल्थ के लिए वो ठीक था, तो उनके लिए तो नुकसान हो गया। तो जो राजा आदेश देगा वो किसी के लिए ठीक भी हो सकता है या गलत भी हो सकता है। तो जस्टिस हो ना हो, उसका उस कानून से कोई लेना देना नहीं है। तो जस्टिस और कानून उसके अलावा दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, ये आपको याद रखना। कानून बनाने से जस्टिस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन वेलफेयर स्टेट में जो भी कानून बनते हैं उनका एक ही फोकस होता है, टू एडमिनिस्टर द जस्टिस। कानून बनाए जाते हैं ताकि जस्टिस प्रोवाइड कराया जा सके। कानून के बावजूद भी अगर किसी के साथ जस्टिस ना हो तो वो कानून नहीं है। दिल्ली वाले केस में आपने यही देखा, कानून तो बनाया गया था, कानून में 18 ईयर से अबव जो जितने भी थे उनको फांसी की सज़ा, कैपिटल पनिशमेंट का प्रोविज़न था, लेकिन कानून की एक कमी के कारण जहाँ पे 18 से कम अगर कोई हीनियस क्राइम करता है तो उसको फांसी की सज़ा वहाँ पे नहीं थी, तो जस्टिस वहाँ पे नहीं हुआ। तो बेसिकली कानून बनाने का मकसद यही रहता है कि किसी के साथ जस्टिस हो। अब देखते हैं यहाँ पे हम, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिए। अकॉर्डिंग टू द व्यू, लॉ इज नॉट अ डिपेंडेंट ऑन द प्रॉपर इम्पोर्ट। लॉ किसी प्रॉपर इम्पोर्ट पे डिपेंड नहीं करता, अच्छे और बुरे पे डिपेंड नहीं करता, बट इज डिपेंड ऑन द ऑर्डर। ये टोटली सॉवरेन का ऑर्डर है, वो सभी को मानना ही पड़ता है, चाहे किसी के लिए ऑर्डर ठीक हो या ना हो। लॉ इज वेस्टेड इन द पावर ऑफ द सॉवरन। लॉ क्या है? पावर है किसकी? सॉवरन की। इट इज़ द रीजन दैट, इसीलिए तो इसको इम्पीरेटिव स्टडीज थ्योरी भी बोला गया है कि इम्पीरेटिव होता है आदेश। तो आदेशात्मक जो आदेश दे दिया वही लॉ है, चाहे किसी के साथ जस्टिस हो ना हो, किसी के साथ इम्प्रॉपर हो या इम्प्रॉपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आगे चलते हैं। अब इसेंशियल एलिमेंट क्या है इम्पीरेटिव थ्योरी के? इम्पीरेटिव थ्योरी के कुछ एलिमेंट्स अब यहाँ पे देख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन थ्योरी, लॉ जो है वो बेसिकली 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है: सॉवरन पावर, कमांड एंड सैंक्शन। हम बारी बारी इनको कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो लॉ में क्या होना चाहिए? सॉवरन पावर होनी चाहिए, राजा क्या जो है वहाँ पे पावर होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरन। वो पहले ही बोलता है कि लॉ क्या है? आदेश है सॉवरन का। सॉवरन पावर हैज़ टू बी सिम्टम्स। क्या सिम्टम हो सकते हैं सॉवरन पावर के? इट शुड बी सुप्रीम, इट शुड बी गवर्नड बाय द एक्सटर्नल पावर, इट शुड नॉट बी, ये सुप्रीम होनी चाहिए, ये सभी के लिए बराबर की सुप्रीम हो, सभी इसको माने। और सबसे बड़ी बात, इट शुड नॉट बी गवर्नड बाय द एक्सटर्नल पावर। और जो उस राजा की पावर है वो खुद वो डिसीजन ले रहा हो, खुद वो लॉ बना रहा हो, कोई एक्सटर्नल पावर उसको फोर्स ना कर रही हो। एक्सटर्नल पावर क्या क्या? दूसरे देश जो है कोई इंटरफेरेंस ना कर रही हो। अगर किसी देश का कोई जो पॉलिटिकल हेड है, चाहे वो सॉवरन है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर है, चाहे वो प्रेसिडेंट है, अगर वो डिसीजन लेते टाइम या लॉ बनाते टाइम किसी बाहरी शक्ति का, बाहरी देश के लोगों का अनुसरण कर रहा है, तो वो फिर फ्री नहीं है। तो सॉवरन पावर तभी कंप्लीट मानी जाएगी जब वो अपने डिसीजन लेने में फ्री हो और अपने लॉ बनाने में फ्री हो, उस पर किसी बाहरी ताकत का या एक्सटर्नल पावर का दबाव ना हो। सेकंड चीज, इट शुड बी अ सच नेचर दैट इट्स ऑर्डर आर वॉलंटरी फॉलोड बाय द पब्लिक। दूसरी चीज़ इसमें से ये होनी चाहिए कि जो भी उसने ऑर्डर दिया है, जो वो सभी पब्लिक को मानना ही पड़ेगा। अगर जो नहीं मानेगा उसको क्या हो सकती है? सजा हो सकती है। तो अगर ये 2 फीचर हैं तो हम ये मान लेंगे कि सॉवरन पावर है। एक तो कोई एक्सटर्नल पावर उसके डिसीजन को जो है फोर्स ना कर रही हो, दूसरा जो डिसीजन उसने, जो ऑर्डर उसने दिया है वो पब्लिक को वॉलंटरी अच्छा से मानना ही पड़ेगा। द सॉवरनिटी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन हैज़ 2 नेचर, पॉजिटिव एंड नेचर। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की जो सॉवरनिटी है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, नकारात्मक भी हो सकती है, सकारात्मक भी हो सकती है। सकारात्मक क्या है कि कमांड ऑफ द सॉवरन शुड बी हैबिचुअली फॉलोड बाय द सोसाइटी, कि सभी लोगों को उसका जो कमांड होगी, जो उसका जो ऑर्डर होगा वो मानना ही पड़ेगा। और नेगेटिव करेक्टर क्या है कि लेकिन वो राजा खुद किसी डिसीजन को मानने के लिए बाध्य नहीं है। द नेगेटिव करेक्टर इज दैट द सॉवरन इज नॉट हैबिचुअल टू फॉलोइंग ओवर द एनी अदर इक्वलेंट टू इट। मतलब कि राजा सभी को आदेश देगा, वो उनको मानने पड़ेंगे। ये है पॉजिटिव सॉवरनिटी। और नेगेटिव सॉवरनिटी क्या है कि राजा किसी के आदेश को मानने के लिए फोर्स नहीं है, बाध्य नहीं है, तो ये नेगेटिव सॉवरनिटी होगी।
आगे आपके पास कमांड। तो सेकंड स्पेशलिटी जो है वो क्या है, तो एक तो सॉवरेन पावर होनी चाहिए और कमांड होनी चाहिए। कमांड क्या है, आदेश होना चाहिए। तो जो उसने लॉ के थ्रू जो ऑर्डर दिया है, जो कमांड दी है, वो लोगों को माननी ही पड़ेगी। ऑस्टिन हैज़ हेल्ड लॉ टू बी कमांड ऑफ द सॉवरन। क्या है, सॉवरन की क्या है, कमांड है, आदेश है। कमांड इज द एक्सप्रेशन ऑफ विल ऑफ द स्टेट। और ये जो क्या है, स्टेट की इच्छा है, उस देश की इच्छा है, विच रिक्वायर्स पब्लिक टू डू, जो कि लोगों को, वहाँ के लोगों को वो जो ऑर्डर है, वो जो ऑर्डर जो फॉलो करना ही पड़ेगा। द एक्सप्रेशन ऑफ सच विल इज़ नॉट फॉर्म ऑफ प्रे। और ये जो कमांड दी जा रही है, ये इन द फॉर्म ऑफ प्रे नहीं की जा रही कि आप प्लीज़ इस काम को मत करिए। तो ये क्या दिया जा रहा है, ऑर्डर दिया जा रहा है, और ये ऑर्डर आपको फॉलो करना ही होगा। जब प्रे करेंगे तो वो हो सकता है माने ना माने, लेकिन जब ऑर्डर करेंगे तो फिर मानना ही पड़ता है। तो कमांड भी जनरल कमांड भी दो तरीके से हो सकती है। एक जनरल कमांड होती है और एक जो है पर्टिकुलर कमांड होती है। तो जब पूरी कम्युनिटी को, ऑल पर्सन को जब आपको कमांड, उस देश के सभी नागरिकों को आप कोई कमांड दे, कोई आदेश दे रहे हैं, किसी भी कम्युनिटी को, क्लासेस को, किसी को भी, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी रिलीजन हो, कोई भी जो है कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी क्रीड हो, या मतलब हर एक तबका जो सोसाइटी का है, उस पर अगर कोई कमांड दी जा रही है और सभी लोग उस कमांड को मान रहे हैं, तो वो क्या मानी जाएगी, जनरल कमांड मानी जाएगी। पर्टिकुलर कमांड देखिए यहाँ पे एग्जांपल है, इफ़ द सॉवरन हैज़ प्रॉबिट टू एक्सपोर्ट इम्पोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर, किसी चीज़ का एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट जो है सॉवरन बंद कर देता है, तो ये सभी के लिए है, ये सभी को इसका ऑर्डर मानना ही पड़ेगा। अब सेकंड आपके पास पर्टिकुलर कमांड। पर्टिकुलर कमांड क्या होती है, जो खास किसी रिलीजन को या किसी कम्युनिटी को, मान लीजिए एडवोकेट का ग्रुप है, उनको कोई कमांड दी, या फिर कोई सीए जो ग्रुप है उनको कमांड दो। आप सोसाइटी के किसी पर्टिकुलर ग्रुप को कोई कमांड देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, आदेश देते हैं, तो वो मानी जाती है पर्टिकुलर कमांड जो है मानी जाती है। जैसे एडवोकेट एक्ट के अंडर लॉ बना दिया गया कि अब जो 45 से अब जितने भी एडवोकेट हैं, वो जो है 45 जिनकी एज हो गई है, वो अब लॉ की डिग्री नहीं कर सकते हैं। तो ये एक कमांड है जो कि स्पेशली लॉ के जो लॉ को पढ़ना चाहते हैं उनके लिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पर्टिकुलर कमांड जो है बोलेंगे। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। यहाँ पे पर्टिकुलर कमांड को ब्रीफली भी डिफाइन किया गया। कैन बी इशूड अ सर्टन टाइम इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल पर्सन। ये सर्टन टाइम के लिए इशू की जाती है किसी भी पर्सन को, क्लास को और कम्युनिटीज़ को। और कैन बी इशूड इन रिस्पेक्ट एनी पर्सन, किसी भी पर्सन को, क्लास को या कम्युनिटी को ये पूरी उम्र के लिए दी जा सकती है या किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए दी जा सकती है। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑस्टिन की जो लॉ की डेफिनेशन, सैंक्शनिटी। सैंक्शनिटी क्या होता है कि उसके पीछे कोई ना कोई पावर, जो सॉवरन ने जो भी आदेश दिया है उसके पीछे कुछ ना कुछ जो है सैंक्शनिटी होनी चाहिए, मतलब डर होना चाहिए, तभी वो इस चीज़ को मानेंगे। और डर क्या होगा, पनिशमेंट का। तो अगर उनको कोई डर नहीं होगा तो वो उस लॉ या ऑर्डर को नहीं मानेंगे। इसलिए ऑस्टिन यहाँ पे ये बोलता है कि जो सॉवरन ने जो भी कमांड दी है उसके पीछे कोई ना कोई सैंक्शनिटी या फिर कोई ना कोई डर होना चाहिए, तभी वो लॉ बनता है। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है और एक यूनिवर्सल फैक्ट है कि अगर कोई लॉ बनाया जाता है और लॉ के पीछे अगर कोई सैंक्शनिटी या फिर कोई पनिशमेंट नहीं रखी जाती है या फेयर नहीं होता है, तो कोई भी लोग जो कानून को नहीं मानेंगे। आप ट्रैफिक मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर वहाँ पे अगर चलान ना हो या फिर पनिशमेंट ना हो, तो कोई भी फिर ट्रैफिक रूल्स को तोड़ने से हिचकेगा नहीं, वो रूल को तोड़ देगा। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑस्टिन ने जब ये डेफिनेशन दी तो बहुत समझ के दी और उसने बिल्कुल ठीक बोला है कि किसी भी लॉ के पीछे सैंक्शनिटी जरूर होती है। द थर्ड इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ ऑस्टिन इज सैंक्शन। ऑस्टिन व्यूड दैट द ऑर्डर ऑफ द सॉवरन ओनली कैन नॉट बिकम अ लॉ। सॉवरन का ऑर्डर जो है वो लॉ नहीं बन सकता है। इट रिक्वायर्स दैट देयर मस्ट बी सम सैंक्शन। इसके पीछे कोई ना कोई सैंक्शनिटी होनी ही चाहिए, कोई फेयर या फिर कोई डर होना ही चाहिए। फेयर ऑफ सैंक्शन इज रिक्वायर्ड। सैंक्शन का जो फेयर है वो जरूर होना चाहिए। अनटिल देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट फॉर दोज हु डू नॉट फॉलो द ऑर्डर। अगर आप किसी भी लॉ में कोई पनिशमेंट का प्रोविजन नहीं रखेंगे तो कोई भी उस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा। टिल देन द ऑर्डर कैन नॉट टेक प्लेस ऑफ द लॉ। ऑर्डर एंड सैंक्शनिटी ओनली क्रिएट्स अ पॉजिटिव लॉ। इसलिए ऑर्डर और सैंक्शनिटी जो है वो लॉ को बनाते हैं और ये को एग्जिस्ट करते हैं सॉवरेनिटी में। तो आई होप आपको अब ये क्लियर हो गया। ऑस्टिन की जो लॉ थ्योरी है बेसिकली 3 पॉइंट पे जो है आती है। एक है उसकी सॉवरेन पावर, सेकंड है कमांड और तीसरा है आपके पास सैंक्शनिटी या फिर डर। अब क्रिटिसिज्म भी है इसका। क्रिटिसिज्म भी कुछ जूरिस्ट ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। सबसे पहले क्रिटिसिज्म जो है हेनरी मेन ने किया है। हेनरी मेन जो है हिस्टोरिकल स्कूल जिन्होंने बनाया है, जो आगे आप पढ़ेंगे वो है, वो ये बोलते हैं कि लॉ हमेशा जो है सॉवरेन का
ऑर्डर नहीं होता है। सॉवरन हमेशा किसी लॉ को नहीं बनाता। कई बार लॉ जो होता है नेशनल कस्टम की वजह से बनता है। बड़ी सही बात है। क्या लॉ जो सॉवरन बनाता है हम वही फॉलो करते हैं, उन्हीं ऑर्डर को फॉलो करते हैं। कई बार जो लॉ होता है किसी सॉवरन का आदेश नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम उसकी सोसाइटी में कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे होते हैं, तो हम उसको डर की वजह से फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें वो अच्छा लगता है, हम इसे नहीं फॉलो कर रहे हैं। जैसे कि आपके पास सती प्रथा है। सती प्रथा का कानून था हमारे समाज में और लोग उसको फॉलो करते थे, वो चल रहा था और वो कस्टम था। हालांकि ये बैड कस्टम था, ये बाद में नहीं रहा, लेकिन वो चल रहा था। इसी तरीके से और बड़े कस्टम हैं जो कि सरकार की या गवर्नमेंट की तरफ या सॉवरन की तरफ से ऑर्डर नहीं होते और आपको मानना बाध्य नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद भी आप उन रूल्स को फॉलो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये बोलता है कि कस्टम जो होते हैं वो भी लॉ बनाते हैं, ना कि सिर्फ सॉवरन का जो राजा का जो आदेश होता है वो लॉ बनता है। इसके अलावा सेकंड जो है यहाँ पे ब्रेसी है, ये भी इम्पेरेटिव थ्योरी ऑफ ऑस्टिन को जो है कंडेम करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो ये बोलते हैं दैट Precy also criticized the imperative theory of Austin by saying that if law is considered to be a command of sovereign, that the law cannot exist without the sovereign। तो फिर अगर वो कमांड है सॉवरन की, तो कोई भी लॉ जो बिना सॉवरन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। लेकिन वो ये बोलता है कि एक ऐसा भी टाइम था तब कोई भी राजा नहीं हुआ करता था, लोग ग्रुप में रहते थे, छोटे छोटे झुंडों में रहते थे, राजा नहीं होता था। उस टाइम पे भी जो है लॉ होते थे और वो राजा के बिना भी लॉ फॉलो किए जाते थे। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल लॉ। इंटरनेशनल लॉ जो है वो पूरी दुनिया के लिए सभी लोगों सभी देशों को वो लॉ फॉलो करना होता है। तो क्या जो इंटरनेशनल लॉ बने हैं वो किसी राजा का आदेश है? इंटरनेशनल लॉ जिसने बनाया है वो तो कोई राजा है नहीं, सभी ने उनको मिलके ही बनाया है, अपनी सहमति से ही बनाया है। उसके ऊपर कोई राजा नहीं है जो इंटरनेशनल लॉ का कोई आदेश जो है दिया और सभी देशों को उसको मानना पड़े। तो इस तरीके से ब्रेसी ने भी इसकी जो है क्रिटिसिज्म किया है। कुछ और बेसिस भी हैं इसके क्रिटिसिज्म करने के। एक है डेफिनेशन ऑफ लॉ बाय एस्टन बाय वे ऑफ कमांड और सॉवरन इग्नोर्स द, इसने ट्रेडिशन और कस्टम को इग्नोर कर दिया। ऑब्वियस सी बात है, जब लॉ बनता है तो वो सिर्फ राजा की कमांड नहीं होती, कुछ हमारे परंपराएं भी होती हैं, हमारे कुछ कस्टम भी होते हैं, उनको भी हम एज ए लॉ एक्सेप्ट कर लेते हैं। इंपेरेटिव थ्योरी ऑफ लॉ बाय एस्टन हैज़ नो प्लेस फॉर जज मेड लॉ। इंपेरेटिव थ्योरी जो एस्टन की थ्योरी है उसमें कोर्ट का कोई रोल ही नहीं है। कई बार बड़े सारे लॉ जो है वो कोर्ट भी बनाती है। जब भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोई ऑर्डर देती है तो वो अपने आप में लॉ का काम करता है, लेकिन जो ऑस्टिन है वो इस चीज़ को नहीं मानता, जज मेड लॉ को वो नहीं मानता है। ऑस्टिन हैड मेड अ मिस्टेक ऑफ कंसिडरिंग इंटरनेशनल लॉ। ऑस्टिन ने इंटरनेशनल लॉ को बड़ा वीक माना है। आपने यहाँ पे पढ़ा कि ऑस्टिन जो है इंटरनेशनल लॉ को मानता ही नहीं था, कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं होता, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ के पास सैंक्शनिटी नहीं होती। डर ऑब्वियसली बात है, ये बहुत अच्छी बात है ऑस्टिन ने बोली है कि इंटरनेशनल लॉ कोई फॉलो नहीं करता क्योंकि उसके पीछे कोई डर नहीं है। ये भी ठीक है, देख लीजिए इतने इंटरनेशनल लॉ बने हुए हैं लेकिन कोई भी देश उनको फॉलो नहीं करता है। चाइना सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल लॉ का जो है उसको ब्रीच करता है, उसके बावजूद भी उसको कोई सज़ा देने वाला है नहीं है। अब यूएनओ के पास कोई, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के पास कोई सेना तो है नहीं जो चाइना में भेज के उनको जो है दंड दे सके। तो इस तरीके से ऑस्टिन जो है इंटरनेशनल लॉ को वीक मानता है, ये सही बात है। लेकिन उसका क्रिटिसिज्म हुआ है क्योंकि उसने इंटरनेशनल लॉ को वीक लॉ माना है, क्योंकि इंटरनेशनल लॉ की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। द बिलीफ ऑफ ऑस्टिन इज रॉन्ग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ रिक्वायर्स सैंक्शन समटाइम। देखिए ऑस्टिन का जो विचार था कि हमेशा किसी भी लॉ को मानने के पीछे सैंक्शन होता है, डर होता है, ये जरूरी नहीं है। बड़े सारे कानून जो है पब्लिक ओपिनियन के रूप में भी एक्सेप्ट किए जाते हैं। इसके अलावा आपके पास द कंसेप्ट ऑफ सॉवरन बाय ऑस्टिन डज नॉट अप्लाई द डेमोक्रेटिक सिस्टम पे, तो ये अप्लाई होता नहीं। डेमोक्रेटिक सिस्टम में लोगों द्वारा जो है गवर्नमेंट का इलेक्शन होता है और वो प्रधानमंत्री बनता है। वो कोई भी ऐसी कमांड नहीं दे सकता जो लोगों के अगेंस्ट हो, वो ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकता जो लोगों के, अगर वो ऐसा कोई लॉ बना भी देता है तो अल्टीमेटली नई सरकार आएगी उसको ख़त्म कर ही देगी। तो इस तरीके से डेमोक्रेटिक सिस्टम में तो सॉवरन का जो ऑस्टिन की जो इम्पेरेटिव थ्योरी है वो सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट इसके यहाँ पे भी सक्सेसफुल है। इसके अलावा द व्यू ऑफ ऑस्टिन कैन नॉट बी एक्सेप्टेड दैट द लॉ हैज़ नो रिलेशन टू मोरालिटी। ये मोरालिटी नैतिकता के साथ कोई भी रिलेशन नहीं बताता। बोलता यहाँ पे राइट, ड्यूटीज़, लाइबिलिटीज, टॉर्ट आर बेस्ड ऑन द मोरालिटी। लेकिन ये जो जितने भी कानून हैं, चाहे वो राइट्स हैं, ड्यूटीज़ हैं, आप राइट्स और ड्यूटीज़ फॉलो करते हैं क्योंकि आपकी नैतिकता आपको, अगर आपको सरकार ने कोई ड्यूटी दे रखी है, सेक्शन 50 आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको कुछ ड्यूटी दे रखी है, जैसे हमारे स्मारकों को नहीं तोड़ना, इंडियन फ्लैग का जो है रिस्पेक्ट करना, तो जनमन गाते टाइम जो है स्टैंड खड़ा होना, ये कुछ ड्यूटीज़ आपको दी गई हैं। भातृभाव को बढ़ाना, फ्रेटर्निटी को बढ़ाना,
तो ये सारे मोरालिटी आपकी नैतिकता के बेसिस पे, अगर आप नहीं मानेंगे तो शायद आप बच भी जाए, लेकिन आपका ज़मीर आपको इन चीज़ों के लिए अलाउ नहीं करता। तो ऑस्ट्रिक की ये थ्योरी गलत है कि मोरालिटी पे कोई लॉ नहीं होता। मोरालिटी के बेसिस पे भी बड़े सारे लॉ बने हैं, जैसे टॉट है, टॉट आपने पढ़ा, राइट्स हैं, ये सारे जो है मोरालिटी के बेसिस पे ही हैं। इसके तरफ ऑस्ट्रेलिया इसलिए भी क्रिटिसाइज होता है क्योंकि वो लॉ और जस्टिस में कोई भी डिफरेंस क्रिएट नहीं करता, उसके अकॉर्डिंग जो लॉ है वही जस्टिस है। कई बार लॉ बनता है लेकिन वो जस्टिस नहीं कर पाता है, न्याय नहीं कर पाता है। इस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की डेफिनेशन आपके सामने है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।